बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो खरूज ओहदा के तमाम कवानीन के मुतालिक है और स्पेशली 7 ऐसे सवालात हैं खरूज ओहदा से मुतालिक। खरूज ओहदा लगवाने से लेकर अपने मुल्क जाने तक और वापसी के जो भी कवानीन हैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। यहाँ आप लोगों के साथ वो सवालात मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जिस तरह आपने पहले भी देख लिया था थंबनेल पे कि खरूज ओहदा की मियाद के बारे में क्या कानून है, खरूज ओहदा से अगर आप खरूज नहाई में उसे चेंज करना चाहते हैं उसके बारे में कानून क्या है। इसी तरह खरूज ओहदा की फ़ीस के बारे में आपको बताएंगे कि खरूज ओहदा की फ़ीस क्या होती है। और फिर है तजदीद खरूज ओहदा, यानी आपने अपना खरूज ओहदा छुट्टी के दौरान ही बढ़ाना है। इसी तरह आपने अपना इकामा छुट्टी के दौरान बढ़ाना है तो उसके लिए कानून क्या है, क्या कितने अरसे में आप खरूज ओहदा अपना बढ़ा सकते हैं और इसी तरह इकामा कितने अरसे के अंदर अंदर आप तजदीद करवा सकते हैं। उसके बाद है कैंसल खरूज ओहदा। अगर खरूज ओहदा आप कैंसिल करते हैं, आप अपने मुल्क में रह के आपका खरूज ओहदा कैंसिल होता है तो फिर क्या होगा। जब सऊदी अरेबिया में रह के आपने खरूज ओहदा लगवाया और उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर उस बारे में कानून क्या कहता है। इसी तरह एक्सपायर हो गया खरूज ओहदा तो फिर आप पर कौन सी पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं। और उसके बाद है रीफंड है। अगर आपने खरूज ओहदा लगवा लिया, आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्या उसे रीफंड कर पाएंगे। रीफंड के हवाले में क्या पॉलिसी है खरूज ओहदा के मुताल्लिका। और इसी तरह अगर आप पर बैन लग गया है, पाबंदी लग गई है खरूज ओहदा की वजह से, आप अपने मुल्क गए वापस नहीं आए तो उस पाबंदी को चेक कैसे किया जा सकता है, किस तरह आप काउंट कर सकते हैं आप पर पाबंदी कितनी है। ये सवालात हैं और इससे रिलेटेड कई और चीज़ें भी होंगी जो डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। मुझे नहीं आइडिया कि ये वाली वीडियो आज कितनी लंबे होने जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह खरूज ओहदा से मुताल्लिक तमाम जो सवालात हैं आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। मैंने यहाँ पर पूरी सर्चिंग की, आप यहाँ पे ऊपर बार ज़रा देख लीजिएगा। तमाम के तमाम जो ये ट्वीट्स हैं ये जवाज़ात की जानिब से हैं और कोई आज ट्वीट हुई है, कोई हफ्ता पहले हुई है, कोई महीना पहले हुई है। मैंने पूरी इस पर सर्चिंग की है, रिसर्च किया है इस पर कि इस बारे में कानून है क्या। तो वो सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन भी की हुई है ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बताया गया है कि अलवाफिद आलियन बेखर्ज वलम यईद बाद मरूर शहरैन मिन तारीख इंतहा अल ताशीरा। अब ये बताया जा रहा है कि अगर आपका खरूज ओहदा एक्सपायर हो जाता है और आप अपने मुल्क में मौजूद हैं, आपने वापसी का सफ़र इख्तियार नहीं किया तो 2 महीने के बाद जो जवाज़ात का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपको उस कैटेगरी में डाल देता है, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, आपको बैन कर देता है। आपका जो ताशीरा है वो ख़त्म हो जाता है। जब उसे आप वज़ारतुल अमल की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, अपना स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पे आपको मुतग़य्यबुल अमल यानी आपका वहाँ पे हुरूब शो हो जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि कफ़ील ने उनका हुरूब लगा दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। कफ़ील हुरूब नहीं लगा सकता। जब आप छुट्टी पे गए होते हैं, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उसके बाद या तो आपका कफ़ील कंपनी आपका इकामा जवाज़ात में जमा करवा देते हैं या फिर तवासल सर्विस के ज़रिए वो वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमारा बंदा छुट्टी गया था, वापस नहीं आया था। फिर आपको वहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी सिस्टम से, कफ़ील के सिस्टम से खारिज कर दिया जाता है। या फिर अगर कफ़ील कंपनी ये काम नहीं करते तो जवाज़ात का सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपको उस लिस्ट में डाल देता है कि आप बैन में चले जाते हैं, बैन लिस्ट में चले जाते हैं, आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो ये एक पहला सवाल का जवाब आपके पास आ गया। आप दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं और दूसरे सवाल के बारे में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि तल्ज़ुम अल तजावुज़ मजमू तमदीद ताशीर अल ज़ियारा मिया तमानीन यौमन। अब अक्सर लोग जो छुट्टी जाना चाह रहे होते हैं खरूज ओहदा के बारे में वो परेशान होते हैं कि हमने छुट्टी लगवानी है ज़्यादा, और ज़्यादातर लोग छुट्टी इसलिए ज़्यादा लगवा के जाते हैं या तो काफ़ी अरसे बाद वो छुट्टी जा रहे होते हैं, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद छुट्टी जा रहे होते हैं, या फिर वो ये सोच के जा रहे होते हैं कि मैं अपने मुल्क में जाऊँगा और वहाँ पर जाके अपना कोई कारोबार स्टार्ट करूँगा, अपना कोई काम स्टार्ट करूँगा। अगर मैं वहाँ पे कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगा। और वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अपनी छुट्टी लगवाई जाए। तो आपकी छुट्टी की जो लिमिट है वो है 180 दिन। 180 दिन से ज़्यादा आपकी छुट्टी लग नहीं सकती, चाहे आपका इकामा पूरा साल ही वैलिड पड़ा हो, लेकिन छुट्टी जो है वो 180 दिन से ज़्यादा नहीं लग पाएगी। नेक्स्ट सवाल की जाने बढ़ते हैं और जवाज़ात से ही ये सवालात पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ हूबहू ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ उनके जवाबात। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने छुट्टी लगवा ली है, आप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, छुट्टी आपने लगवा ली और फिर आपने सफ़र नहीं किया
तो आपने क्या करना है कि छुट्टी की एक्सपायरी से पहले पहले छुट्टी को आपने कैंसिल करना है। अब यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, अगर आप छुट्टी कैंसिल नहीं करते तो फिर आपको फाइन हो जाता है। ज़रूरी है कि आपकी छुट्टी लग जाए, छुट्टी लगने के बाद या तो आप सफ़र करें, चले जाएं अपने मुल्क, और या फिर अगर आपने सफ़र नहीं करना तो फिर आप उस छुट्टी को कैंसिल करवाएंगे। और छुट्टी को आप कैंसिल अगर करवाएंगे तो फिर आपने जो पेमेंट पे की हुई है छुट्टी की वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अहम चीज़ है। जब तक आप छुट्टी लगाएंगे नहीं, आपके सिस्टम में छुट्टी लग गई, आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपकी छुट्टी लग गई है, तो आपकी जो पेमेंट थी, जो आपने उसकी फ़ीस जमा करवाई हुई थी, वो यूज़ हो गई। अगर वो पेमेंट आपने वापस लेनी है तो आप छुट्टी नहीं लगवाएंगे। अगर आपको एक दफ़ा छुट्टी लग गई, मैसेज आ गया, सिस्टम में छुट्टी शो हो गई, तो आपकी पेमेंट गई। अब उसे आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगी भी सही तो आपकी पेमेंट रिफंड नहीं होगी। छुट्टी तो आपकी कैंसिल हो जाएगी लेकिन पेमेंट जो आपने जमा करवाई थी वो रिफंड नहीं होगी। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपने 2 महीना की छुट्टी लगवाई थी, फिर आपका जहन बना कि हम 2 नहीं 3 महीना छुट्टी जाना चाह रहे हैं, तो पहले वाली को कैंसिल करते हैं, 1 महीना की और फीस जमा करवाएंगे, 3 महीना हो जाएंगे। लेकिन ऐसे भी नहीं होगा। अगर छुट्टी एक दफ़ा लग गई, आपने कैंसिल की, फिर दोबारा छुट्टी लगाएंगे तो पूरे 3 महीने की दोबारा से फीस आपको पे करना होगी। छुट्टी लगने से पहले पहले फीस रिफंड हो सकती है, छुट्टी लग गई तो फिर फीस रिफंड आपकी नहीं होगी। और जो फीस है छुट्टी की वो है 100 रियाल मंथली। जितनी भी आपकी छुट्टी लगेगी, जितने महीने, उतनी आपकी फीस होगी। उसके बाद अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है पाबंदी के हवाला से कि आप पर पाबंदी कितनी लगती है। और यहाँ पर एक और बहुत ही अहम सवाल है, वो है फैमिलीज़ के हवाला से। यहाँ पर ताबईन वल मुराफिकीन की बात की गई है कि जो लोग छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते। हर किसी को पता है कि 3 साल का बैन उन पर लग जाता है, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं, जिनके फैमिली सऊदी अरेबिया में रह चुकी हैं और वो इकामा होल्डर थी और अपने मुल्क चले गए, वापस नहीं आई उनकी फैमिली, खुरूज ओहदा पर थे, फाइनल एग्जिट भी नहीं लगा, तो ऐसी फैमिलीज़ पर कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि जब उनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाए, छुट्टी एक्सपायरी के बाद अगर उन्हें दूसरा वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करना है या फिर विजिट वीज़ा लेना है तो उसके लिए उनको खरूज नहाई का पेपर चाहिए होता है। खरूज नहाई का पेपर आपको जवाज़ात से मिल जाता है, ऑनलाइन तो मिलता नहीं है। और वैसे ये सर्विस हम भी देते हैं, अगर आप हमसे भी सर्विस लेना चाहें तो जो खरूज नहाई का जो पेपर है वो हम निकाल के दे देते हैं। लेकिन जो वर्क वीज़ा पे होते हैं उनका खरूज नहाई का पेपर हम निकाल देते हैं। जो खरूज नहाई किया हो और जो फैमिलीज़ हैं उन पर 3 साल की पाबंदी नहीं लगती, वो दोबारा वीज़े पे नए पे आ सकते हैं। खरूज नहाई का पेपर बार उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर दूसरी बहुत ही अहम चीज़ है कि जो सेम कंपनी है उसी की वीज़ा पे दोबारा आप सफ़र कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग धोखा कहाँ खा रहे हैं, आपके कफ़ील का एक मुसस्सा है और उसके पास उसके भाई का भी एक मुसस्सा है, इसी तरह कफ़ील ने अपने घर के मुलाजिम भी रखे हुए हैं। अब कफ़ील करते क्या है, बहुत सारे कफ़ीलों को इस चीज़ की भी समझ नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग एयरपोर्ट से वापस भेजे जाते हैं। वीज़ा उनका स्टैंप हो जाता है एम्बेसी से और फिर जब वो सऊदी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सऊदी एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप पहले थे सऊदी अरेबिया में कफ़ील के मुसस्सा में, अब आपके इकामा पे लिखा हुआ था, मसलन मैं एक बात करता हूँ कि मुसस्सा अब्दुल्ला। अब आप मुसस्सा अब्दुल्ला में काम कर रहे थे, आप छुट्टी चले गए, आप वापस नहीं आए, वो मुसस्सा हो सकता है बंद हो गया, या फिर उस वक्त आपके कफ़ील ने आपका वीज़ा तजदीद नहीं किया, इकामा तजदीद नहीं किया और आप वापस नहीं आ सके, तो आपकी 3 साल की पाबंदी लगी। अब आपका कफ़ील कहता है कि मैं दोबारा आपको एक नया वीज़ा देता हूँ, आप मेरे पास आ जाए, कोई मसला नहीं होगा। अब वो क्या करता है कि दोबारा आपको वीज़ा दे देता है आमिल मंजिली का, साइक खास का, अपने किसी भाई की कंपनी का, मुसस्सा का, आपको फीस दे देता है वीज़ा कि ये मेरा ही वीज़ा है। वो ये समझता है कि मैं ही दे रहा हूँ तो मेरा ही है, और आम बंदे को इस चीज़ की समझ नहीं होती। जब तक आपको नया वीज़ा उसी मुसस्सा के नाम से नहीं मिल रहा होगा तब तक आपको नया वीज़ा स्टैंप भी आप करवा लेंगे, आपको सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। एक और भी बहुत अहम चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो कानून है, कानून ये है कि आपने अगर जाना है सऊदी अरेबिया में नए वीज़ा पर तो आप अपने कफ़ील से NOC का पेपर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा कफ़ील जो हैं वो NOC पेपर दे देते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है। कानून ये है कि अगर आपका जो कफ़ील था, जो कंपनी थी जिससे आप छुट्टी गए, वापस नहीं आए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप नए वीज़ा पे सफ़र करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कफ़ील या कंपनी पुराने वाले आपको एक पेपर दे दें और उसमें सारी डिटेल लिख दें कि ये बंदा इकामा नंबर ये, पासपोर्ट नंबर ये, फला नेशनलिटी का बंदा ये छुट्टी गया था, वापस नहीं आ सका,
तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये बंदा दोबारा अगर किसी नए वीज़ा पे सफ़र करना चाहता है तो ये कर सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस पेपर का गुरफ़त जारिया होता है, उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है एम्बेसी से। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने वीज़ा स्टैंप करवाए, वीज़ा स्टैंप करवाने के बाद उन्हें सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। तो बेहतर यही है कि आप NOC वाला काम ना ही करें। कानून मौजूद है, कानून यही कहता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आई हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि अगर आप छुट्टी पर होते हैं, खरूज ओहदा पर होते हैं और उस दौरान आपका खरूज ओहदा एक्सपायर हो जाता है या फिर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। ये कोरोना आने के बाद कानून चेंज हुआ था। कोरोना से पहले अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती थी या फिर इकामा एक्सपायर हो जाता था अपने मुल्क में छुट्टी के दौरान, तो ऐसी सूरत में आपका वीज़ा भी तजदीद हो जाता था, खरूज ओहदा भी, इकामा भी हो जाता था, लेकिन बहुत मुश्किल प्रोसेस था और वीज़ा भी चंद दिनों के लिए आपका एक्सटेंड होता था। उन दिनों के अंदर अंदर आपको सफ़र करना होता था। लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद इस कानून में तब्दीली कर दी गई। अभी अगर आप अपने मुल्क में मौजूद हैं और आपकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है या इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो आपका कफ़ील उसी तरीके से जिस तरह आप सऊदी अरबिया में मौजूद थे, आपकी उसने फ़ीस जमा करवाई थी या आपकी छुट्टी लगाई थी या फिर आपकी फ़ीस जमा करवा के आपका इकामा वो वहाँ पे तजदीद करता था, उसी तरीके से आप सऊदी अरब से बाहर हैं तब भी अब आपका कफ़ील आपकी छुट्टी भी बढ़ा सकता है, इकामा भी बढ़ा सकता है। लेकिन मैं पहले आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर वो ये काम करता है तो ठीक है। अगर 2 महीने के अंदर ये काम नहीं करता, 2 महीने के बाद जवाज़ात का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और आपको मुतग़य्यबुल अमल स्टेटस शो होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपका ना इकामा तजदीद होगा और फिर ना ही आपकी छुट्टी तजदीद होगी। कोरोना के दिनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन थी, लोगों के 3-3, 4-4 महीने वीज़ा एक्सपायर थे लेकिन फिर भी तजदीद हो जाते थे। लेकिन रूल जो बना दिया गया है वो है 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना वीज़ा तजदीद करवा सकते हैं, इकामा तजदीद करवा सकते हैं, लेकिन फ़ीस जमा करवाना ज़रूरी होगी। अगले सवाल की जानिब यहाँ पे बढ़ रही हैं जिससे ये सवाल है, क्या खरूज ओहदा को खरूज नहाई में तब्दील किया जा सकता है? तो यहाँ पर जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि ला तस्मा बितावील ताशीर अल खरूज ओहदा इला ताशीर खरूज नहाई, आप अपने खरूज ओहदा को खरूज नहाई में तब्दील नहीं कर सकते। और लास्ट वाले सवाल पे हम आ गए हैं कि पाबंदी आप पर कितने साल की लगती है। तो थोड़ी सी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको अपनी पाबंदी का हिसाब लगाने में आसानी रहे। ऑलरेडी मैं इस पर डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि आप अपनी पाबंदी जो लगती है आप पे उसका हिसाब आप कैसे लगाते हैं, 3 साल आपके कैसे पूरे होते हैं, क्योंकि जवाज़ात का जो कानून है वो है 3 साल का, लेकिन 3 साल आप अपनी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से लेते हैं। अगर आप कमरी जो महीने हैं, जो हिजरी महीने हैं, अगर आप उससे हिसाब लगाएंगे तो इसमें 30 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। और 2 महीने जो आपको वीज़ा एक्सपायरी के बाद दिए गए हैं वो 2 महीने आपने पहले माइनस कर देने हैं। उसके बाद आपने 3 साल और 1 महीना मिनिमम आपने ये वाला इंतज़ार करना है और उसके बाद आपने वीज़ा अपना स्टैंप करवाना है। वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे डिस्कस की जा सकती थी इससे रिलेटेड, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पे चैनल को विजिट करें और मज़ीद चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।